अब ये कैपेसिटर का नेचर है कि आप देखोगे ये तो खेल अपोजिट चार्जेस का है, दो प्लेट है तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। आप अगर कहोगे कि ये दो कैपेसिटर है, सपोज दो कैपेसिटिव प्लेट्स है और एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ पर आप कोई एक डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसके चलते डाइपोल्स ऐसे अरेंज हो जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव बाउंड चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव बाउंड चार्ज आएगा एंड यू सी डाइलेक्ट्रिक है तो केस कुछ ऐसे हो जाएगा बिकॉज द डाइपोल्स विल बी अरेंज्ड लाइक दिस। और ये पॉजिटिव चार्ज इसको खींचेगा, ये नेगेटिव इसको खींचेगा, द डाइपोल विल बी पुल्ड इनटू दिस विद सम फोर्स, दैट दिस डाइलेक्ट्रिक विल बी पुल्ड इनटू द प्लेट्स विद सम फोर्स। अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, कोई कंडक्टिंग प्लेट होता, तब भी अपोजिट चार्ज इंड्यूस होते हैं और तब भी खींचता। मतलब कोई एक चार्ज कैपेसिटर के बगल में आप डाइलेक्ट्रिक रखो या कंडक्टर रखो, कुछ भी रखो, खींच के अंदर ले लेगा। समझ में आ रहा है क्या? वी आर यूजिंग पैरेलल प्लेट और कैपेसिटिव प्रेसिपिटेटर्स चिमनी के ऊपर लगाते हैं, चिमनी के ऊपर लगाते हैं, जो आयंस निकलता है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, तो कुछ भी जाएगा तो खींच के उसमें से पार्टिकल को सारे को वो ले लेगा अपनी तरफ, ठीक है। सो पॉल्यूशन घटाने के लिए हर देखोगे ब्लास्ट फर्नेस में आर में बहुत सारे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इसको कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या है? सिंपली टू कैपेसिटर प्लेट्स, जो भी चीज आएगा वो पार्टिकल्स को सारे को खींच के ले लेगा। तो इसमें हमें निकालना ये फोर्स कितना है। अब बात ये है कि अगर ये कैपेसिटर इसको खींच के ले रहा है, दिस इज द फोर्स ऑफ द कैपेसिटर, वर्क इज डन बाय द कैपेसिटर, है ना। व्हेन वर्क इज डन बाय द कैपेसिटर, कैपेसिटर एनर्जी मस्ट डिक्रीज, है ना। कैपेसिटर का एनर्जी डिक्रीज करेगा, जितना वर्क करेगा उतना डिक्रीज करेगा। तो हम कहेंगे द वर्क डन बाय द कैपेसिटिव फोर्स इज एट द कॉस्ट ऑफ कैपेसिटेंस एनर्जी, ठीक। तो इसी चीज से हम लोग शुरू करेंगे। If a capacitor exerts a force F on a body and the body moves by a distance dx, then work done by the force is equal to F dot dx और F dx, ठीक है। Let loss in energy of capacitor is minus DEN। क्यों माइनस DEN? एक्चुअली जब हम डेल्टा ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, डेल्टा EN लिखते हैं, राइट, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। और लॉस लिखो या चेंज इन एनर्जी लिखो तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसको DN लिखो, उसका वैल्यू लिख देंगे, लॉस इन चेंज इन एनर्जी, आई विल से चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज डेल्टा EN और DEN। तो क्योंकि इतना वर्क किया है तो इसका कुछ एनर्जी लॉस हो गया है। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यू कैन राइट DEN is equal to minus FDX। Again, why minus? Because when FDX is positive, change in energy is negative. Change in energy means final energy minus initial energy। तो इनमें से एक पॉजिटिव रहेगा तो एक नेगेटिव रहेगा, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। कैपेसिटर के भी एनर्जी बढ़ रहा है और वर्क भी कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। So that way you have to find, इससे मिला the force can be calculated as minus DEN by dx। Force can be calculated as minus DEN by dx। समझ में आया? तो क्या मतलब हुआ? मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ if a capacitor exerts a force F on any element, it may be the plate, it may be a dielectric, it may be a conducting slab pulled in, कुछ भी हो सकता है ना, any element, then F is equal to negative of
change in energy of capacitor per unit infinitesimal displacement of the element। मतलब जिस एलिमेंट के ऊपर फोर्स देखना चाहते हैं उसको छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट दे दो dx, दे देने से एनर्जी में कितना चेंज आएगा, dEn/dx विल बी द फोर्स। समझ में आ रहा है? अगर हम कहेंगे कि बैटरी कैपेसिटर के क्रॉस में बैटरी लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ dEn/dx का वैल्यू लिख रहे हैं, dEn/dx को हम लिख सकते हैं इट इज माइनस ऑफ हाफ सी v स्क्वायर का डेरिवेटिव, इट इज d/dx। जब वो छोटा सा एलिमेंट कुछ मूव कर जाएगा कैपेसिटेंस बदल जाएगा। कोई डाइलेक्ट्रिक को अंदर खींच लिया, कैपेसिटेंस बदल गया, कंडक्टिव प्लेट को अंदर खींच लिया, कैपेसिटेंस बदल गया, दोनों प्लेट एक दूसरे को खींच के पास आ गए, कैपेसिटेंस बदल गया। So every case capacitance is going to change. Now it all matters. हम फॉर्मूला क्या लेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर वाला लेंगे एनर्जी की जगह कि q स्क्वायर बाई 2c वाला लेंगे। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो v कांस्टेंट है। सो ऐसा फॉर्मूला कब लेंगे हम कहेंगे when v is constant। अगर बैटरी कनेक्टेड है, अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो क्या लेंगे, इट इज d/dx ऑफ विथ ए माइनस साइन q square by 2c, it is q square by 2c when q is constant। समझ में आया क्या? q कांस्टेंट है तो q बाहर आ जाएगा, 1/2c का डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर c/2 का डिफरेंशिएशन करना है, v स्क्वायर बाहर आ जाएगा। आर यू गेटिंग? सो डोंट मच कंफ्यूज विद दिस फॉर्मूला। आपको मैं क्वेश्चन देने वाला हूं और जिसका आप फॉर्मूला भी याद रख लोगे तो चलेगा, लेकिन जो लोग हायर एंट्रेंस के लिए सोच रहे हैं लॉजिक उसको समझ में आना जरूरी है। सपोज आई गिव यू ए केस, देखो यहाँ पे कोई एक स्क्वायर प्लेट है, से हियर इज ए स्क्वायर प्लेट, हियर इज अनदर स्क्वायर प्लेट, हियर इज ए डाइलेक्ट्रिक से लाइक दिस, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक है। क्या ये डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है, d, प्लेट दोनों के बीच में थिकनेस कितना है, d, ठीक है, और दिया क्या है ऐसा। हम मान लो कि बैटरी अप्लाई किए हैं V0 वोल्ट का, समझ में आया क्या? और इसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन। ध्यान से देखो, इन फिगर सोन फाइंड with what force the dielectric is pulled in। हाँ, तो क्या दिया, given that plates are square plates of side length L। ये जो प्लेट है इसका साइड लेंथ L है, स्पेसिंग D है दिख रहा है, तो इसका एयर कैपेसिटर है तो इसका कैपेसिटेंस भी आपको मालूम होगा, A/D। एक डाइलेक्ट्रिक ला के इसके फेस पे रखे तो अभी वो खींचेगा, हमें पता करना है कितना फोर्स में खींचेगा। क्या फॉर्मूला है, फोर्स का मैग्नीट्यूड देखेंगे, प्लस माइनस साइन देने से डायरेक्शन पता चलता है, बट हियर विल टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो क्या फॉर्मूला लेंगे, dEn/dx। En को क्या लेंगे हम, हाफ सी वी स्क्वायर की q स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी वी स्क्वायर, बिकॉज बैटरी इज इन कनेक्शन, हाफ सी वी स्क्वायर लेंगे, बैटरी कनेक्शन में है। तो अगर ये बात है तो हम कहेंगे force is equal to dEn/dx। I am talking about the magnitude of the force and it is half cv square, और v square by 2 को बाहर छोड़ दो, v square by 2 को, v naught square by 2 को बाहर छोड़ो, dc/dx। कब, जब ये dx मूव कर चुका है, जब ये प्लेट, ये कैपेसिटर अंदर आ गया है x डिस्टेंस, और dx लाने में कितना वर्क हो रहा है वही बात चल रहा है।
क्या कर रहे हैं, ये हो गया कैपेसिटर प्लेट्स और ये हो गया डाइलेक्ट्रिक, और ये डाइलेक्ट्रिक ऑलरेडी x डिस्टेंस आ चुका है अंदर और dx जाएगा तो क्या वर्क होगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू, सॉरी ये dx लिखना चाहिए, dt लिख दिया है, हाँ, तो दैट वर्क डन इज इक्वल टू f dx एंड दैट इज इक्वल टू dn। तो आपको क्या लिखना है, अभी निकालना क्या है, निकालना है फोर्स। तरीका क्या हुआ, अगर ये फोर्स अभी इसके ऊपर F है, जब ये x डिस्टेंस घुस चुका है, जब ये ऑलरेडी x डिस्टेंस घुस चुका है अंदर, तब अगर फोर्स F है ओवर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, the work done will be F dx. That extra work done by the capacitive force must cause a loss of energy, so that is equal to dn, और वहां से निकाले dn by dx। अब यहाँ पर बैटरी कांस्टेंट, बैटरी लगा हुआ है, कनेक्टेड है सर्किट के साथ, V इज कांस्टेंट है, तो हम En का वैल्यू ले लिए हाफ CV²। अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं होता, यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, इसीलिए हम ले रहे हैं इसे, V इज कांस्टेंट। अच्छा, जब ये X घुस चुका है, क्या आप कैपेसिटेंस बता सकते हो, व्हेन डाइलेक्ट्रिक has entered a distance x, dielectric has entered a distance x, what is the capacitance? आप देखोगे कि एयर कैपेसिटर है और ये डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर है, दे आर इन पैरेलल। ये जो एयर कैपेसिटर है इसका क्या है एरिया बताओ, एयर कैपेसिटर का एरिया ये है L-6 और दूसरी साइड में L इंटू L-6 एप्सिलॉन 0 बाई डी, और दूसरे वाले का x इंटू L, सो Lx इंटू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r बाई डी, और हमें चाहिए dc बाई dx। निकाल दिए dc बाई dx, कितना आ रहा है, dc बाई dx करे तो ये आ गया माइनस L एप्सिलॉन 0 बाई डी माइनस L एप्सिलॉन 0 बाई डी, और यहाँ पे L एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r बाई डी, सिंप्लीफाई करें तो इट इज कमिंग L एप्सिलॉन 0 बाई डी गोज कॉमन, इट इज एप्सिलॉन r माइनस 1, है ना। सो दिस इज dc बाई dx। देन व्हाट इज द फोर्स, v स्क्वायर बाई 2 इनटू दिस। क्या देख रहे हैं, ये जो टर्म आया, ये टर्म में x नहीं है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर घुसने के बाद जितना फोर्स आएगा 2 सेंटीमीटर के बाद उतना ही आएगा, 3 सेंटीमीटर उतना ही आएगा, इट विल एक्सपीरियंस ए कांस्टेंट फोर्स एंड इट विल मूव विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इट्स वेरी ओल्ड, से अराउंड 95 के आसपास का जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। सो इट विल बी मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। वो इसमें एक मास दे दिया था, पूछा था विद व्हाट एक्सीलरेशन द डाइलेक्ट्रिक मूव्स इन। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक दे दिया है, इसके साथ एक पुली लगा के दूसरा एक ब्लॉक झुला दिया, इसका मास क्या होने से ये मूव नहीं करेगा, मतलब दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg, ऐसे करके क्वेश्चंस भी दे देते हैं। समझ में आ गया क्या? तो आप क्या कहोगे अभी, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड। नाउ द फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक कैन बी फाउंड, F इज इक्वल टू कितना, F इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर L एप्सिलॉन 0 बाय 2d इंटू एप्सिलॉन r माइनस 1। समझ में आया? This is what is coming out to be. So this is the force with which the dielectric will be pulled in, and you see the force is independent of the displacement. हाँ, तो क्या होगा ये, और ये क्वेश्चन भी आया है, जी एडवांस में भी क्वेश्चन आया है, अगर इसको छोड़ देंगे what will be the type of motion, खींचेगा अंदर, जैसे ये पूरा अंदर आ गया, now the forces will be lateral, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ऊपर वाला प्लेट ऊपर खींचेगा, नीचे वाला प्लेट नीचे खींचेगा, नेट फोर्स 0 हो गया। तो लेकिन यहाँ पर आते आते उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी के चलते इधर भागेगा तो फिर वापस खींचेगा, एक्जीक्यूट एन ऑसिलेटरी मोशन। बट इज दैट ऑसिलेटरी मोशन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन? क्यों? क्योंकि फोर्स इज कांस्टेंट,
ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा, पीरियडिक मोशन करेगा, आप उसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, इतना दूर आने के लिए कितना समय लगेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। पीरियडिक मोशन करेगा बट द मोशन विल नॉट बी सिंपल हार्मोनिक। समझ में आ रहा है? जैसे ही खींचेगा ये अंदर आएगा, धीरे 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 यहाँ पे आके पहुंचेगा, नेट फोर्स 0 हो गया, तब तक कुछ वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी के चलते इधर निकल जाएगा, इधर निकलेगा तो फिर उल्टा खींचेगा, फिर कुछ दूर आएगा, रुकेगा, फिर वापस आएगा, इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। समझ में आया? इट विल बी ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। तो एंट्रेंस वगैरह में क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे? दे विल नॉट आस्क दिस लॉन्ग क्वेश्चन। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, कैसे हुआ मैं बताया, आप लोग आंसर याद रखो। और इस फॉर्मूले के ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। लॉजिक भी समझ में आना चाहिए कि जितना भी घुसने के बाद फोर्स कांस्टेंट रह रहा है। दूसरा हुआ ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, बट इट इज नॉट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अप टू दिस, फिर उसके बाद उल्टा, है ना, इट इज लाइक दिस। सो इट इज, अगर इसका कुछ भी पूछ सकते हैं, यू कैन ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम डायग्राम, हाँ वेलोसिटी बढ़ेगा फिर वेलोसिटी घटेगा, ऐसे हो सकता है कंप्लीट मोशन में। समझ में आ रहा है? तो यू कैन इमेजिन हाउ आर द थिंग्स गोइंग हियर, इसके रिलेटेड पूछेंगे। दे विल नेवर आस्क यू सच बिग कैलकुलेशंस, ठीक है? तो आप हो सके तो ज्यादा ये पूछ लेंगे, आपको इसका वैल्यू याद रखना है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, आप लोग इसको जानते हो, बस जानते हो बोल के थोड़ा उसको समझना। एनर्जी स्टोर्ड in a capacitor, ठीक है, is in the dielectric of the capacitor, ये आपको समझ में आना चाहिए। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज इन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ द कैपेसिटर। जैसे तो कैपेसिटेंस का एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन तो हम लोग बहुत किए हैं, लेकिन पैरेलल स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल प्लेट रिलेटेड चीजें को देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक चार्ज स्फीयर है, इससे चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर से इसका रेडियस r है। पूछा है व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस। अब हम देखना चाहते हैं एनर्जी एसोसिएटेड विद an isolated charged sphere। ये हम देखना चाहते हैं। तो इसका फॉर्मूला सबको मालूम है, कितना है? हाँ, R by K। क्या कैपेसिटेंस नहीं, एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर बाई, आई टेल यू इन 4 डिफरेंट मेथड्स। चारों मेथड में आंसर बराबर आएगा, लेकिन चारों मेथड का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन से जो एक मेथड से होगा दूसरे मेथड से नहीं बनेगा, है ना। पहला मेथड क्या है, इसमें जानना चाहते हैं फास्ट मेथड। फास्ट मेथड में हम कहेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? द एनर्जी एसोसिएटेड विद एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड इन 2 वेज। एक हुआ इट इज द वर्क डन against electric field in making the system by bringing the charges one by one from infinity to their point of function। दूसरा था it was half of sum of potential energy associated with individual charges। ठीक है, 2 मेथड तब पढ़े थे, आज और 2 मेथड पढ़ेंगे। पहले वो दोनों मेथड में करके देखते हैं, फिर और 2 मेथड में देखेंगे। 4 अलग अलग मेथड है इसको करने का, और ये 4 में से 2 मेथड ही बताते हैं, बाकी 2 मेथड नहीं बताते हैं। तो जब रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आता है तो फंस जाते हैं, उसको निकालने में बहुत लंबा चौड़ा मेथड लगता है। ठीक है, चलो पहले समझते हैं। पहले कहेंगे फास्ट मेथड में क्या, हम कहेंगे एनर्जी इज नथिंग बट हाफ ऑफ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी associated with इंडिविजुअल चार्जेस, है ना। ये फॉर्मूला था, क्या था? इट वाज इक्वल टू हाफ ऑफ समेशन ऑफ QI इंटू VI। VI क्या है? पोटेंशियल एट द पोजीशन ऑफ QI। VI क्या है? पोटेंशियल एट द पोजीशन ऑफ QI। ध्यान से देखना, VI क्या है? अगर Q1, Q2, Q3, Q4 4 तो चार्ज है, Q1 जहां पे रखा है वहां पर क्या पोटेंशियल है, किसके लिए? Q2, Q3, Q4 के लिए, नॉट ड्यू टू Q1। Q1 के लिए तो इंफिनिटी हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ओनली ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस। पोटेंशियल एट पोजीशन ऑफ QI
फॉर ऑल चार्जेस अदर देन QI, है ना। सो दैट इज VI। ये आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा लिखेंगे क्योंकि वो दो यही चीज के ऊपर घुमा देते हैं तो आगे लोग चक्कर काटते हैं इसके साथ। ठीक है, ये हम देख रहे हैं। अब इसमें VI क्या है, चुप 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 चुप, नीचे 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 नीचे, यस। नाउ फिर VI is potential at position of QI due to all charges other than QI, due to all charges other than QI। ये थोड़ा जगह खा रहा है तो उसको क्या पोटेंशियल, ये थोड़ा यहाँ पे स्पेस बनाना होता है नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा। यस, ड्यू टू ऑल चार्जेस other than QI। तो ये एक आइसोलेटेड स्फीयर है, इसमें Q चार्ज है। आई कैन कंसीडर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल चार्जेस, Q1, Q2, Q3, Q4, सारे को जोड़ देंगे तो Q होंगे। तो Q1 की जगह क्या पोटेंशियल है, Q2 की जगह क्या पोटेंशियल है, सब निकालेंगे और जोड़ देंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पे वी कैन गो लाइक दिस, हम कहेंगे कि हमारा जो आइसोलेटेड स्फीयर था that can be considered as a combination of infinite number of charges, very small charges। इतना छोटा चार्ज है कि उसमें से कोई एक चार्ज को निकाल दो, पोटेंशियल विल नॉट बी अफेक्टेड, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ Q1 इंटू पोटेंशियल एट द पोजिशन ऑफ Q1। कितना है, से इट इज V। यहाँ पे जितना पोटेंशियल, यहाँ पे हर जगह पोटेंशियल बराबर होगा, इसे रेडियस R, चार्ज Q है। सिमिलरली Q2 into V, Q3 into V and so on। So it is coming out to be V तो बराबर है, V क्या है, the surface of a sphere। कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस R, having a charge Q, what is the potential, KQ by R। तो हम कहेंगे it is half KQ by R। और ये Q1, Q2, Q3 सबको जोड़ो, V की जगह ये ले ली, ये सब मिलके हो गया Q। So it is coming out to be Q square, KQ square by 2R। Is that clear? So the potential energy of this isolated sphere is KQ square by 2R। सेकेंड मेथड में देखना चाहते हैं। ठीक, सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, ये कोई एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस R है, इसमें चार्ज Q है। आपका पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, सारा चार्ज को भगाओ, देन ब्रिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट वन बाय वन। द टोटल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मेकिंग द सिस्टम। जब हम चार्ज लाने लगे हैं इन्फिनिटी से, लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से चार्ज, तो जब ऑलरेडी Q चार्ज ला चुके हैं और DQ लाने में कितना वर्क होगा, Q चार्ज ऑलरेडी ला चुके हैं इंटरमीडिएटली, और हम DQ चार्ज ला रहे हैं ताकि ये चार्ज बढ़ते फाइनल कैपिटल Q हो जाएगा। पहले था 0, बढ़ते कैपिटल Q हो जाएगा। Q विल चेंज फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली DQ चार्ज ला रहे हैं। हर बार DQ चार्ज लाने में कितना वर्क हो रहा है हम देखना चाहते हैं। तो when charge on sphere is Q, the work done against electric field in bringing or giving DQ charge to it is equal to, call it dW। 1 कूलम चार्ज लेके आते क्या वर्क होता, इट इज द पोटेंशियल KQ by R। यू आर ब्रिंगिंग DQ चार्ज, क्या वर्क होगा, पोटेंशियल इनटू DQ, इट इज V, दैट इज KQ by R, पोटेंशियल इनटू DQ। समझ में आ रहा है क्या? जब ऑलरेडी Q चार्ज है, हम DQ चार्ज ला रहे हैं, 1 कूलम लाते तो क्या वर्क होता, दैट इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। DQ ला रहे हैं तो वर्क डन विल बी दिस। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, एनर्जी इज नथिंग बट टोटल वर्क डन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ K by R।
Q dq with Q dq with Q वेरिंग फ्रॉम कहां से कहां तक? पहले Q का वैल्यू क्या था? 0। बढ़ते बढ़ते क्या करना है? कैपिटल Q। इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी Q स्क्वायर बाय 2r? यस, ये भी आ गया। ठीक है। तीसरा मेथड में देखेंगे कि हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर है, चार्ज Q है, रेडियस इसका r है। व्हाट इज द कैपेसिटेंस? इट इज 4 पाई एप्सिलॉन r और r बाय k है कि नहीं? k इज 1 by 4 पाई एप्सिलॉन r by k। दिस इज द कैपेसिटेंस। और कितना चार्ज है? Q। सो व्हाट इज द एनर्जी हियर? एनर्जी हियर विल बी Q स्क्वायर बाय 2c। वैल्यू डालो, इट विल बी कमिंग k Q स्क्वायर बाय 2r। देख, सारे केस में वही है ना। बट द लास्ट चीज आई वांट टू एक्सप्लेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, वो मैं बताना चाहता हूं। Where these energies are stored? These energies are stored in the dielectric around it। इसके चारों तरफ की डाइलेक्ट्रिक में ये एनर्जी स्टोर है। ठीक है, ठीक है, हमें पहले से मालूम है। लेट अस गो फॉर द फोर्थ मेथड टू सी। फोर्थ मेथड में देखेंगे कि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, the energy density कितना था? It is half E square epsilon, है कि नहीं? तो इन द डाइलेक्ट्रिक, अच्छा, ये अगर हमारे पास कोई एक स्फीयर है, इसके चलते एनर्जी कहाँ है? हम जानते हैं चारों तरफ। बुक में लिखा है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर। इसका कोई कैपेसिटेंस नहीं है, उसके चारों तरफ की जो डाइलेक्ट्रिक है उसका कैपेसिटेंस है। तो कहां पर एनर्जी है? यहां से शुरू करके इंफिनिटी तक, यहां से शुरू करके इंफिनिटी तक एनर्जी है। अच्छा, ये बात। तो चलो एक काम करते हैं, यहां से कुछ x डिस्टेंस में लेट मी कंसीडर ए स्फेरिकल सेल ऑफ थिकनेस dx। मैं एक स्फेरिकल सेल लेता हूं, होलो स्फेरिकल सेल लेता हूं जिसका थिकनेस है dx। समझ में आया क्या? तो मैं निकाल दूंगा इसमें क्या एनर्जी है, ऐसे सारा एनर्जी को निकाल के जोड़ दूंगा तो मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगा। कहां तक? यहां से शुरू करके इंफिनिटी तक, है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे? 8 a डिस्टेंस x, व्हाट इज E? E इज इक्वल टू k q बाय x स्क्वायर, क्योंकि इसमें चार्ज q। देन व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी कितना हो गया? हाफ ई स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन है, मतलब ये एप्सिलॉन 0, हम एयर की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन 0 ही लिखेंगे। फॉरगेटिंग, हम एप्सिलॉन 0 ही लिख रहे हैं। तो ये हाफ ई स्क्वायर हो गया, तो k स्क्वायर q स्क्वायर x टू द पावर 4 इंटू एप्सिलॉन 0 एनर्जी डेंसिटी। समझ में आया क्या? दिस इज एनर्जी डेंसिटी। देन व्हाट इज द एनर्जी इन दिस स्फेरिकल सेल? इसका वॉल्यूम इनटू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस वाज जूल्स पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी इज जूल्स पर मीटर क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम हम देख रहे हैं, ये वॉल्यूम में कितना एनर्जी है? वॉल्यूम कितना है? एरिया है 4 पाई x स्क्वायर, थिकनेस है dx, 4 पाई x स्क्वायर dx। रीडिंग, तो हम कहेंगे द एनर्जी इन स्फेरिकल सेल, ये स्फेरिकल सेल में कितना एनर्जी है? इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इंटू 4 पाई x स्क्वायर dx। चलिए सबका वैल्यू डालते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। इफ यू सिंप्लीफाई व्हाट यू आर गेटिंग इट इज कमिंग, एनर्जी डेंसिटी आ गया ये q स्क्वायर एप्सिलॉन 0 by 2x फोर्थ den is equal to k square q square epsilon 0 by 2x fourth into 2x fourth into 4 pi x square dx, 4 pi x square dx। अच्छा, थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा k स्क्वायर q स्क्वायर और ये 4 पाई k स्क्वायर q स्क्वायर 4 पाई, क्या 2 भी कट गया,
एक 2 कट गया है तो हम पाएंगे इसको 2, ये आ जाएगा इधर 2 पाई के स्क्वायर क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन 0 इंटू dx बाय एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर था, ये x4 था। समझ में आया क्या? नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी स्टोर is equal to integration of den, that is equal to 2 pi k square q square by into epsilon 0 इंटीग्रेशन x वेरिंग फ्रॉम कहां से कहां तक, r से इंफिनिटी तक। x का वैल्यू शुड बी टेकन फ्रॉम यहां से डायरेक्टली, यहां से शुरू करके इंफिनिटी तक है, और ये डिस्टेंस r है। x का वैल्यू r से इंफिनिटी तक कितना हो गया, ये dx by x स्क्वायर 1 by x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 by x क्यूब माइनस 2 by x क्यूब ठीक है। माइनस 1 by x, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सॉरी माइनस 1 by x डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई k स्क्वायर q स्क्वायर एप्सिलॉन 0 माइनस 1 by x फ्रॉम r टू इंफिनिटी, इस इंफिनिटी डालो तो 0, ये हो गया प्लस, इट इज कमिंग 2 पाई k स्क्वायर q स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाय r। क्या ये चीज को सिंप्लीफाई करने से वही आएगा? देखते हैं। हम k के जगह लिख देंगे, एक ठो k के जगह लिख देंगे 1 by 4 पाई एप्सिलॉन 0 k स्क्वायर है ना, एक k को रहने दो, दूसरा k के जगह लिखो 1 by 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 2 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा नीचे 2, मिलेगा k q स्क्वायर बाई 2r। हाँ, जो मिल रहा था। मुझे क्यों ये सारा चीज बताना पड़ा, मुझे क्यों ये सारा चीज बताना पड़ा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले ये चीज सबको समझ में आया, ऑल दी 4 मेथड्स में क्या क्या मेथड में किया। पहला मेथड में आई यूज द जनरल कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। कोई आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्जेस का जनरल कंसेप्ट हम लोग निकाल दिए। इसमें ये कौन है, तुम तो इधर तकलीफ कर रहे हो, चलो ठीक है। तो पहले हम लोग देख लिए कि हर एक इंडिविजुअल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकालो, जोड़ो और आधा कर दो, ठीक है। दिस मेथड इज नॉट अवेलेबल इन योर बुक। सिंपल मेथड देते हैं ये वाला मेथड, लेकिन अवेलेबल नहीं रहता है। सिमिलर मेथड था ग्रेविटेशन में भी, तो वही था। अच्छा, दूसरा था ये पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी के क्यू स्क्वायर बाई 2। दूसरा मेथड था सारे चार्ज को भगाओ, एक एक करके चार्ज लेके आओ, देखो कितना वाट हुआ, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई 2 वी हैव सीन। तीसरा मेथड था इसका कैपेसिटेंस कितना है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है ना। कैपेसिटेंस कितना है, आर बाई के, हाँ, तो ये हो गया। और चौथा मेथड हो गया यूजिंग एनर्जी डेंसिटी, कि जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है जानने के लिए पहले हम एनर्जी डेंसिटी निकाल दिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनीवेयर। और यहाँ पर स्फेरिकल सेल में, यहाँ पर तो हर जगह E का वैल्यू बराबर होगा, तो एनर्जी डेंसिटी भी बराबर होगा। एनर्जी डेंसिटी अगर बराबर हुआ तो फिर हम वहां से निकाल देते थे फॉर द एनर्जी इन द सेल, देन यू इंटीग्रेट टू गेट द टोटल। चारों मेथड में हमें सेम चीज मिला। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आएगा ऐसे, सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए, सी दिस क्वेश्चन, ये कोई एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, कंडक्टिंग स्फीयर है, इट इज बीइंग सराउंडेड बाय अनदर कंडक्टिंग स्फीयर बट ए थिक कंडक्टिंग स्फीयर। चलो इसे मानते हैं कि ये रेडियस है 3r और ये रेडियस है 4r, ठीक है। दिस इज ए थिक कंडक्टिंग स्फीयर, थिक कंडक्टिंग स्फीयर है ये, ठीक है। तो पूछा इसमें अगर चार्ज Q है, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। समझ में आ रहा है, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। या फिर वो ऐसे पूछेंगे अगर ये चार्ज को हम किसी एक होल से लाके डिस्चार्ज कर दिए, ग्राउंड के साथ लगा दिए, तो व्हाट इज द वर्क डन, ऐसे करके पूछेंगे। पहले आपको पता करना है कि ये क्या है, ये थिक कंडक्टिंग स्फीयर, थिक कंडक्टिंग स्फीयर,
कौन ये वाला, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, ये सिस्टम में कितना एनर्जी स्टोर्ड है। अच्छा, अगर ये नहीं होता तो कितना एनर्जी स्टोर्ड है हमें मालूम होता, तो क्यू स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर में क्यू स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर बाई 2r, के क्यू स्क्वायर बाई 2r हो जाता। अब ये आ गया, गड़बड़ हो रहा है। और हमें ये भी मालूम है कि जो एनर्जी है दैट इज स्टोर्ड इन द डाइलेक्ट्रिक, दिस इज ए कंडक्टर, मतलब इसके अंदर कुछ एनर्जी नहीं है कि नहीं। अच्छा, ये रहने से या नहीं रहने से क्या यहाँ का और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ अंतर आएगा? सोचो, यहाँ से फ्लक्स निकल के गया, खत्म हो गया, फिर शुरू किया, फिर गया, मतलब ये नहीं रहता तब भी यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता, ये रहने के कारण भी यहाँ पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। गॉस लॉ, कंसीडर एनी क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स कमिंग आउट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एनक्लोज्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे और यहाँ पे अफेक्टेड नहीं हो रहा है, ये हॉलो स्फीयर रहे ना रहे इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये जोन में जो एनर्जी रहता था, अब भी ये जोन में उतनी एनर्जी मिलेगा। पहले बाहर जो एनर्जी रहता था, अब भी वो एनर्जी मिलेगा। बस ये जोन में जो एनर्जी होता था पहले, मतलब अगर ये नहीं होता तो ईस्ट में जो एनर्जी रहता था अब वो एनर्जी गायब है। तो हमें क्या करना है, टोटल एनर्जी, अगर ये नहीं रहता टोटल एनर्जी कितना होता, माइनस कर देंगे। इसके अंदर अभी कोई एनर्जी नहीं है ना, ये तो कंडक्टर है, एनर्जी तो डाइलेक्ट्रिक में रहता है। इसमें कितना एनर्जी है उसको माइनस कर देंगे। इसमें कितना एनर्जी है कैसे माइनस करेंगे, चलो सोचते हैं। सोचो, इसको सारा चीज को एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, अगर ये कंडक्टर नहीं होता या फिर ये दो ठो थीन हॉलो स्फीयर होते तो इस जोन में भी जो एनर्जी कुछ रह जाता, अब वो एनर्जी गायब है, कितना एनर्जी रह जाता वो हमें निकालना है। सोचो, ये जो थीन कंडक्टर है, अगर हम कहते हैं कि ये दो ठो कंडक्टर है, एक रेडियस 3r का, एक रेडियस 4r का, दो कंडक्टर है, और ये Q के चलते यहाँ पर होता माइनस Q, यहाँ पर होता प्लस Q, इज इट नॉट ए स्मॉल कैपेसिटर? ये कैपेसिटर, तो ऐसा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें आता है, ऐसा एक कैपेसिटर का जिसका इनर रेडियस 3r है, आउटर रेडियस 4r है, उसका कैपेसिटेंस हमें निकालना आता है। उस कैपेसिटर में Q चार्ज होने से क्या एनर्जी होता है, वो एनर्जी अभी नहीं है, पहले उस एनर्जी को निकाल लेते हैं। आर यू गेटिंग? आई कैन नॉट राइट एवरीथिंग, सब कुछ लिखेंगे तो ऐसे टाइप का हो जाएगा। तो ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस कितना होता हो जाता, आपको मालूम है Q बाय, और क्या था फॉर्मूला, 4 पाई एप्सिलॉन AB बाय B माइनस A, याद है क्या, 3R इंटू 4R बाय 4R माइनस 3R, ये है कैपेसिटेंस। और कितना हो गया, मारपीट करो तो R चला गया, इट इज 12, 48 पाई एप्सिलॉन R, ये है कैपेसिटेंस। नहीं, अगर ये कंडक्टर नहीं होता, दो ठो थीन हॉलो स्फीयर होते, उसके अंदर भी एनर्जी रह जाता, अब वो एनर्जी गायब है, कितना एनर्जी रह जाता, Q स्क्वायर बाई C, कितना एनर्जी रह जाता, Q स्क्वायर बाई C। नहीं, तो हम क्या कहेंगे, तो अब क्या कहेंगे, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हम कहेंगे एनर्जी इज इक्वल टू, एक तो था k q स्क्वायर बाई 2r, k q स्क्वायर बाई 2r माइनस इसके अंदर क्या एनर्जी रह जाता, q स्क्वायर बाई 2c। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है 48 पाई एप्सिलॉन r, तो इट इज कमिंग आउट टू बी k q स्क्वायर, k को भी 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख देता हूं, k को भी 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन r माइनस q स्क्वायर बाई 48 इंटू 2 96 पाई एप्सिलॉन r। क्या बातें समझ में आ रहा है? हाँ, तो फिर इसमें क्या हो गया, इसमें से ये हो गया 12 माइनस 1, इट इज 11 q स्क्वायर बाई 96 पाई एप्सिलॉन r इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। समझ में आ रहा ना? ये पार्ट का एनर्जी मिसिंग है, कहाँ का एनर्जी था, वो डाइलेक्ट्रिक में रहना चाहिए, बीच में कंडक्टर रह गया। समझ में आया? सो लुक एट द क्वेश्चन अगेन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को वो लोग बहुत ही लंबे चौड़े तरीके से करते हैं, ठीक है, सबके लिए निकालो करो, क्योंकि अभी ये कंडक्टर पे एनर्जी नहीं रहेगा, ये कैपेसिटर होता तो कितना एनर्जी रहता उसको निकाल दो, है ना, ऐसे कर देंगे। कभी कभार ऐसा भी दे सकते हैं कि इसके ये 3 हॉलो स्फीयर है, तीन हॉलो स्फीयर, और इन दोनों के बीच में ऑयल भरा हुआ है, हो सकता है, फिर इसका एनर्जी निकाल दो, पूरे का एनर्जी निकाल दो, इसका एनर्जी निकाल दो, माइनस करके जोड़ दो, ऑयल होने से कितना एनर्जी होगा,
रिगेटिव ऐसे कर सकते हैं। और यू कैन सी दिस इज ए कैपेसिटर, सेम क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूँ, सेम क्वेश्चन को, ये कैपेसिटर है, इसमें कुछ एनर्जी मिलेगा Q²/2C1 है कि नहीं। ये भी एक कैपेसिटर है बाहर के साथ, क्या एनर्जी मिलेगा Q²/2C2, जोड़ दो, दैट इज द टोटल एनर्जी। आप ये कैपेसिटर का एनर्जी बाहर वाला कैपेसिटर का एनर्जी को जोड़ दो, यू विल गेट द सेम थिंग। मेरी बात समझ में आ रहा है? सोचने की लाखों तरीके आप कैसे सोच सकते हो, ठीक है। तो ये जो हम एनर्जी निकाले, ये कितना निकल गया K²/96πε₀। और या फिर आप लोग सेकंड तरीके से क्या कर सकते थे, ये कैपेसिटर का एनर्जी निकाल दो, ये तो डाइलेक्ट्रिक है, ये तो कंडक्टर है, इसको छोड़ो, ये वाला कैपेसिटर जो इंफिनिटी तक गया है उसका एनर्जी निकाल दो। यहाँ पे अगर चार्ज Q है, यहाँ पर -Q है, यहाँ पर +Q है, तो इसका एनर्जी कितना हुआ Q²/2C1, इसका एनर्जी कितना हुआ Q²/2C2। खत्म। दोनों का एनर्जी को जोड़ दो, एक में सब्ट्रैक्शन किया, पूरा एनर्जी से इसका एनर्जी को माइनस किया, दूसरे में आप लोग इसका एनर्जी निकालो, इसका एनर्जी निकालो और जोड़ दो, ये भी हो सकता है कि नहीं। सो दैट वे यू शुड एनालाइज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें इस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या करते हैं, बोलेंगे बीच में एक चार्ज रखा हुआ था, वो चार्ज को बाहर निकाल दी। जैसे मैं देखा हूं प्रीवियस क्वेश्चन, सपोज हियर इज ए थिक हॉलो स्फीयर। सोचो, हर मेथड में आपको करना पड़ेगा, ये हॉलो स्फीयर है, थिक हॉलो स्फीयर है, और मान लो कि ये ए है, ये बी है, और इट्स ए कंडक्टर, और सेंटर में कोई चार्ज रखा है Q कूलम का। पूछा है व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। अब एनर्जी स्टोर के लिए हम लोग पहला केस में क्या किए, टोटल एनर्जी से ये एनर्जी को माइनस कर दिए थे। दूसरे क्या देखे हम लोग सेकेंड मेथड में कि हम इसका एनर्जी और इसका एनर्जी निकाल लेंगे। अब इसका एनर्जी निकाल पाएंगे अगर इसका कैपेसिटेंस मालूम है तो। कैपेसिटेंस मालूम है कब, जब इसका रेडियस मालूम है तो। लेकिन सोचो हमारा दूसरा क्वेश्चन में क्या दे दिया, पॉइंट चार्ज। व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड दिस, रेडियस इज वेरी स्मॉल, यू कैन नॉट फाइंड आउट पॉइंट चार्ज। तो दूसरा वाला मेथड यहाँ पे नहीं लगेगा। इसलिए आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? व्हाट इज द एनर्जी स्टोर नाउ, यू से इट इज ए थिक कंडक्टर, थिक हॉलो कंडक्टर। पूछा है कि क्या पूछा है, इफ दिस Q कूलम चार्ज इस ये यहाँ पर एक छोटा सा होल था और ये होल से हम बाहर निकाल दिए। क्वेश्चन क्या है, इफ Q चार्ज Q at center is taken out through a thin hole, find the work done in doing so, कितना बार करना पड़ेगा। अच्छा, जब ये अंदर था ज्यादा एनर्जी था सिस्टम में कि जब बाहर चले जाएगा ज्यादा एनर्जी होगा। जब अंदर था ये जोन में तो एनर्जी नहीं था, जब बाहर था इंफिनिटी तक एनर्जी था, तो बाहर होने से ज्यादा एनर्जी होता है। अब खींच के बाहर लिए एनर्जी बढ़ गया, जितना बढ़ गया दैट इज द वर्क डन। खींच के इसको होल से बाहर निकाल दोगे, निकालने में जो एनर्जी बढ़ गया उसका सिस्टम का एनर्जी बढ़ गया, दैट इज द वर्क डन। पहले देखो कि बाहर ले जाने से कितना एनर्जी होगा, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की ये Q कूलम का चार्ज है, इसको बाहर ले लिए, कुछ होगा एनर्जी। अगर कोई आइसोलेटेड स्फीयर होता तो एनर्जी निकालना आपको आता है, लेकिन ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए क्या निकालोगे आप, पॉइंट चार्ज के लिए कैसे निकालोगे, अब तो एनर्जी नहीं निकाल सकते। नहीं, जब ये पॉइंट चार्ज, कोई एक पॉइंट चार्ज रखा है Q कूलम का, बताओ व्हाट इज द एनर्जी अराउंड इट, क्या बताओगे एनर्जी, यू कैन नॉट टेल। R होने से एनर्जी आपको मालूम था, लेकिन इतना मालूम है कि जब इसको अंदर से बाहर ले लेंगे कुछ एनर्जी होगा, अंदर था कुछ एनर्जी था, अंदर होते वक्त एनर्जी कम था, बाहर जाते वक्त एनर्जी बढ़ गया, कितना बढ़ गया, ये जो उनका एनर्जी डिफरेंस हमें मालूम है। अंदर होते वक्त कितना एनर्जी था मालूम नहीं है, बाहर जब था कितना एनर्जी था मालूम नहीं है, लेकिन दोनों का डिफरेंस मालूम है। द डिफरेंस इज द वर्क डन। डिफरेंस क्या है, एनर्जी इन दिस जोन,
समझ में आ रहा है क्या? तो हम क्या कहेंगे, सीधे सीधे अगर सोल्यूशन में लिखेंगे तो हम कहेंगे वर्क डन इज इक्वल टू ये जो उनका एनर्जी, ये जो उनका एनर्जी एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये जो उनका एनर्जी क्या है q स्क्वायर बाई 2c, c कितना है 4 पाई एप्सिलॉन ab बाई b माइनस a। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? बन गया था, समझ में आया? तो आपको देखना पड़ेगा q कूलम चार्ज अंदर होते हुए व्हाट इज द टोटल एनर्जी इन द सिस्टम, वी डोंट नो। बाहर निकल गया व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट आल्सो वी डोंट नो। व्हाट द डिफरेंस इज द एनर्जी इन दिस जोन। पहले इस जोन में एनर्जी नहीं था, अब बाहर चला गया तो इंफिनिटी तक हर तरफ एनर्जी है। तो ये जोन में कितना एनर्जी नहीं था और कितना एनर्जी होता अगर ये कंडक्टर नहीं होता, ये एयर हो जाता, तो कितना हो जाता q स्क्वायर बाई 2c। सो व्हाट इज द वर्क डन, q स्क्वायर बाई 2c। ये सेम क्वेश्चन को फिटजी वाले, एलन वाले, ब्रिलियंट वाले देखो कितना लंबा चौड़ा तरीके से किए हैं। सो द राइट अप्रोच मस्ट बी अंडरस्टूड, ठीक है।